लॉस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें कि रेमेडीज क्या होती हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें हमने बहुत सारे अंदर सब मोड्स पढ़े थे कि ये होगा तो इस तरह आपको कंपनसेट किया जाएगा, ये जिस पार्टी के साथ होती है, जो इंजर्ड पार्टी होती है, उसको आप इस तरह कंपनसेट कर सकते हो। अब लॉस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नुकसान जो है ना दो तरह का होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जब वायलेशन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई दो पार्टी जब आपस में एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है ना, उस एग्रीमेंट की कोई एक बंदा वायलेशन करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे को नुकसान हो रहा होता है ना। अब नुकसान दो किस्म के हैं, एक वो जो नजर आ रहा हो, एक वो जो ना नजर आ रहा हो लेकिन नुकसान हो रहा है उसका। उसको आप इस तरह बोलते हो कि एक डायरेक्ट लॉस है, एक इनडायरेक्ट लॉस है। जो डायरेक्ट लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस को आप कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इनको पढ़ते हैं कि भाई डायरेक्ट नुकसान क्या होता है, इनडायरेक्ट लॉस क्या होता है। जो फॉरसीएबिलिटी इज की, इसका मतलब है टू रिकवर दीज लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इट इज क्रूशियल टू कंसीडर फॉरसीएबिलिटी। फॉरसीएबिलिटी का मतलब है कि वो नजर आना चाहिए नुकसान, चाहे नुकसान डायरेक्ट हो चाहे नुकसान इनडायरेक्ट हो, एटलीस्ट वो वाजे हो, सामने हो, पता चल रहा हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई किस तरह, अब एग्जांपल उन्होंने दिए, इफ यू हायर ए कॉन्ट्रैक्टर टू रिनोवेट योर किचन एंड द डिले द प्रोजेक्ट causing you to eat out for a few extra days, additional meat cost or direct losses। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो कि आपका किचन रिनोवेट करे एक एक हफ्ते के अंदर, वो बंदा एक हफ्ते के बजाय डिले कर देता है, 10 दिन या 12 दिन चला जाता है। अब जो एक हफ्ते के बाद जो एक्स्ट्रा दिन लगे हैं, जो खाना या जो चीजें हैं वो आप बाहर से खा रहे हो एक किस्म का, तो वो जो कॉस्ट है वो क्या हुई है किस्म की, डायरेक्ट लॉस हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह कहता हूं, मैं अबू बकर से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि अबू बकर आपने मंडे को गाड़ी लेके आनी है, जिस जिस दिन मैंने पैसे आपको आप देने हैं एट दैट डे। अबू बकर गाड़ी के शोरूम वगैरह से अरेंज करके आता है कि भाई इस दिन हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे ये बात हुई थी, मैं आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करूंगा। उस दिन मैं पैसे ही ना लेकर आऊँ एक किस्म का, तो अबू बकर को डायरेक्ट लॉस ये होगा कि अबू बकर ने जिस बंदे से जुबान की होगी या जो भी मामला किया होगा, या वो उसको नुकसान हो रहा है कि भाई मेरा इससे बात हुई थी, आपकी बदौलत आप वो चीज़ खराब हो गई है, आपकी वायोलेशन की वजह से वो चीज़, मेरा इमेज, मेरी जो भी चीज़ें वो एक किस्म की वो हो रही है। अब इसको हम मजीद डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। However, if the delay causes you to miss an important business meeting resulting in a financial losses, those financial losses are indirect losses because they are less obvious and might not have been easily foreseen by the parties when they signed the contract। हमने पहली जो चीज पढ़ी थी कि डायरेक्ट लॉस हो या इनडायरेक्ट लॉस हो, फॉरसीएबिलिटी जरूरी है, मतलब कि वो चीज वाजे होना, नजर आना, पता चल रहा हो कि वाकई में नुकसान हुआ है, हो रहा है, कोई चीज इस तरह हो। अब इसमें मिसाल इन्होंने दी जिसमें दोनों चीजों का बताया हुआ है, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। उन्होंने बताया है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को कहते हो कि आपने एक हफ्ते के अंदर उसके घर का किचन ठीक करना है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बजाय एक हफ्ते में वो 2 हफ्तों में काम करता है। तो अब जो एक हफ्ता एक्स्ट्रा लगा है, उस एक्स्ट्रा एक हफ्ते में इस बंदे ने जो खाना पीना, ऑब्वियस सी बात है ना, वो कहाँ खाएगा। उसने आपको एक टाइम पीरियड दिया, एक हफ्ते में आपने खाना वो किचन ठीक करना है, नहीं किया। अब वो एक हफ्ते के बाद खाना तो खाना है ना, उसने किचन खाने के लिए बनवा रहा है, तो वो खाना बाहर से खा रहा है। तो जो बाहर के खाने से उसके पैसे तो लग रहे हैं, या तो अपने घर में वो होता, आपका किचन होता, तो उसको कोई मसले ही जरूरत ही ना पड़ती।
अब वो जो बाहर खाना खा रहा है एक हफ्ता, तो उसको कॉस्ट लगी है उधर, वो कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लॉस है। वो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है कि अगर मैं एक हफ्ते में काम मुकम्मल नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली ये बंदा बाहर से खाना खाएगा जिसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, ये डायरेक्ट लॉस आ रहा है। अगर हम इस सेम चीज को इनडायरेक्ट पे देखें, हाउएवर द डिले काजेज यू टू मिस एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, बिजनेस मीटिंग। अब इस तरह की चीज कोई होती जो मिस हो रही होती, मतलब कि आपकी इसकी वजह से आपकी कोई बिजनेस मीटिंग मिस हो गई। अब इन किचन से कोई बिजनेस मीटिंग का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मे भी कोई इस तरह की चीज होती उसकी कि भाई उसकी मीटिंग होनी थी, वो नहीं हो सकी ड्यू टू ये इन मामलात में पड़ा रहा फॉर एग्जांपल, तो उसको इनडायरेक्ट लॉस किया हुआ। मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग ना होने की वजह से उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ। मीटिंग होती तो वो मे भी उसको जो उसकी चीजें थी वो होनी थी। समझ आ रही है? एक होता है डायरेक्ट लॉस, एक होता है इनडायरेक्ट लॉस। दोनों सिचुएशन में फॉरसीएबिलिटी होती ही होती है। अब ये होता है ना कि आपको देखना होता है वो कितनी नजर आ रही है उसकी, वो कहते हैं ना कि क्वांटिटी क्या है, फिर आप उसको कहते हो कि ये डायरेक्ट लॉस के अंदर आता है, ये इनडायरेक्ट लॉस के अंदर आता है। आउटकम डिपेंड्स ऑन फॉरसीएबिलिटी। अब जो हम बात कर रहे थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा, वो तो फॉरसीएबिलिटी पे पता चलेगा कि वो कितना वो है। द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाइंस ऑन वेदर द पार्टीज शुड। हाइंस का मतलब होता है रिलाय करना, मतलब कि उर्दू में उस तरह बोलते हैं ना कि कलाई या पता नहीं कुलाबे, इस तरह कोई वर्ड्स बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखें तो यू डिपेंड ऑन समथिंग, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं या डिपेंड कर रहे हैं। ऑन वेदर द पार्टीज शुड हैव फोरसीन इट व्हेन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसकी इस तरह की है, वो कह रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज करती हैं, कोई भी डिपेंडेंसी किस तरह है किसी पार्टी की, वो डायरेक्ट पे आ रही है, नुकसान होगा या इनडायरेक्ट नुकसान होगा जब इस तरह की कोई मामला होता है। इफ इट्स रीजनेबली फोरसीएबल इट इज टिपिकली कंसीडर्ड ए डायरेक्ट लॉस, अदरवाइज इट फॉल्स इनटू द इनडायरेक्ट लॉस कैटेगरी। सिंपल वही बात है कि ऐसी चीज जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एट दैट टाइम आपको लग रहा हो कि ये अगर नुकसान हुआ तो सामने वाज़ह है वो डायरेक्ट नुकसान होगा। जो चीज उस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, मैंने जिस तरह अबू बकर को कहा ना कि अबू बकर मैं ये पैसे जो है ना किसी से उधार लेकर आया हूं, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं आपको दूंगा, आप मुझे गाड़ी देंगे, ये मैं उसको दूंगा। अबू बकर के जहन में भी है कि अगर अशफाक को मैंने गाड़ी ना दी तो उसको डायरेक्ट नुकसान ये होगा, ये जिस बंदे से पैसे लेकर आया है वो इससे डबल मांगेगा, या तो कहेगा गाड़ी दो या डबल दो। जिसकी एक सामने पता चल रहा है डायरेक्ट लॉस है। इनडायरेक्ट लॉस आपको नहीं पता। अब इनडायरेक्ट लॉस इस तरह हो सकता है, मैं कहूं कि अबू बकर डायरेक्ट लॉस तो ये था, इनडायरेक्ट लॉस ये है कि वो मैंने गाड़ी लेनी थी आपसे, वो फिर आगे मैंने किसी और को देनी थी, वो आगे फिर इस तरह होना था, उससे मुझे फायदा आना था, अब वो नहीं हो रहा तो मुझे ये इनडायरेक्ट लॉस आपकी वजह से हुआ है। समझ में आ रही? ये बेसिकली लॉस जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस का वो है। नीचे आए, अब डायरेक्ट लॉस को डिटेल से पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट लॉसेस। डायरेक्ट लॉसेस आर दोज दैट आर, मैं सामने आ जाता हूं। Definition of direct losses. Direct losses are those that are expected and naturally linked to a breach of contract. It means कि देखें जब आप दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, कोई चीज किसी की वायलेशन से उसको नुकसान हो रहा है, वो सामने नजर है, तो वो क्या हो गया, एक किस्म का डायरेक्ट लॉस है। There are losses that the parties should have known could happen when they signed the contract. अब पार्टीज जो है ना उन दोनों को पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कि भाई अगर जो भी वायलेशन करेगा तो ये नुकसान होना होता है, ये डायरेक्ट नुकसान है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। डायरेक्ट लॉसेज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड अपफ्रंट डैमेजेस दैट ऑकर राइट आफ्टर समथिंग बैड हैपेंस।
डायरेक्ट लॉस वो चीज होती है जैसे ही कोई एक बंदा वायोलेशन करता है तो सामने पता चल जाता है, उसको नुकसान हो रहा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात होती है कि अप फ्रंट नजर आना शुरू हो जाता है कि यार उस पार्टी को नुकसान हो गया है। There are the immediate consequences of an accident, incident or disaster. अब वो कहता है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, कोई हादसा हो गया, कोई जिलजिला आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो पता चल रहा है कि इसकी वो एक किस्म के डायरेक्ट उस चीज के अंदर आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट लॉसेस, दीज लॉसेस आर द वेरी टेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है यू कैन टच इट, मतलब कि एक वाजे हो उस तरफ, ठीक है ना। दीज लॉसेज आर वेरी टेंजेबल एंड इजी टू आइडेंटिफाई। सामने वाली पार्टी को आइडेंटिफाई करने में कोई वो ना आ रही हो, दुश्वारी ना आ रही हो। फॉर इंस्टेंस, इफ ए फायर बर्न्स डाउन ए हाउस, द डायरेक्ट लॉस इंक्लूड द फिजिकल डैमेज टू द स्ट्रक्चर, द बर्न फर्नीचर एंड अदर पोजीशंस। किसी घर के अंदर आग लगती है तो ऑटोमेटिकली घर का फर्नीचर जलेगा, घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो आपकी फिजिकल डैमेज तो होना ही होना है ना, तो डायरेक्ट लॉस से पता चल रहा है। दीज आर द थिंग्स यू कैन सी एंड टच। समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट नुकसान इस तरह चीज होती है। अब आपको एक समझ में आ गया ना बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लॉस का। अब रिलेशनशिप्स टू पर्ल्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, पार्टीज को कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट लॉस है या इनडायरेक्ट लॉस है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी? क्या उनका लिखना जरूरी है? क्या हो इस तरह जो चीज हो कहे जी? हाँ। ये सब उसने एक डायरेक्ट लॉस किया ना उसका पेंशन का, और अब उस डायरेक्ट लॉस की वजह से उसका नुकसान हुआ, उसकी कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि अभी उसकी मीटिंग थी वो भी लेट हो गई, डिले करनी पड़ी, फिर ये कॉन्सिक्वेंस में आ गया। ठीक है, और any other thing which comes in your mind? हाँ हाँ। अच्छा, सही है। आपकी उस चीज को मैं करता हूं कि होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप टू पेल्स, इसका मतलब होता है कि मतलब कि डेंजर इस तरह। In the insurance world, these accidents that cause direct losses are often referred to as perils. Perils are the specific events or causes behind the damages. For instance, a fire, flood, or car accident can be considered perils. PRILS का बेसिक मकसद ये होता है डेंजर या इस तरह के हैजर्ड, कोई इस तरह की चीज जो नुकसानदाह या तबाह कुन या तबाही कुन वाली जो चीज होती है ना। अब वो कह रहा है इस इंश्योरेंस दुनिया के अंदर जितने भी इस तरह के मामला होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डायरेक्ट लॉस आपको पता चल रहा है, तो वो जो डैमेजेस होते हैं ना, वो किस तरह, अब जिस तरह फ्लड आ गया या आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया नेचुरल, उसमें आपका चलने कसूर नहीं भी है, लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, इसमें ये डायरेक्ट लॉस है किसी एक पार्टी का, चाहे वो देने वाली हो या लेने वाली हो, उसका इसकी वजह से वो हो रहा है। इमीडिएट नेचर, द की थिंग टू रिमेंबर इज दैट डायरेक्ट लॉसेस हैपन राइट अवे and are the most obvious result of the unfortunate event. The initial concerned impacts like the actual damage caused by car crash or storm. कोई ऐसी चीज जो कुदरत से हुई हो, डिजास्टर हो गया, कोई मतलब के डैमेज हो गया, किसी इस तरह के तूफान आ गया, ऐसी जो चीजें होती है ना, वो डायरेक्ट लॉस होती है एक पार्टी का। समझ रहे हो ना कि इस सेंस में मैं कह रहा हूं
कि ऐसी चीजें, ऐसे मामलात जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आफ्टर दैट इस तरह की चीजें हो जाएं जिससे सामने वाली दोनों पार्टीज को या एक पार्टी को बिल्कुल लग रहा हो कि वाकई में ये चीज ऑब्वियस सी है, जिसमें डायरेक्ट नुकसान हुआ है किसी भी एक का या दो का। डू यू गेट इट? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट लॉस। अब इलस्ट्रेशन दी हुई है, इमेजिन यू ओन ए बुक स्टोर एंड यू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद फायर प्रोटेक्शन कंपनी फॉर रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन। इसका मतलब ये होता है, एक फायर टीम होती है, वो आपकी प्रॉपर उन चीजों को चेक एंड बैलेंस करती है कि चीजें ठीक काम कर रही है नहीं कर रही। दिस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स दैट योर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज ऑलवेज अप टू कोड या अप टू डेट। एक बंदा होता है बुक स्टोर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है फायर प्रोटेक्शन कंपनी से कि भाई आपने डेली आके, मेरा वो बड़ा सा बुक स्टोर है, उसके अंदर जितनी भी ये जो फायर वाली चीजें लगी हुई ना, उनको इंस्पेक्ट करके आपने डेली चेक करना है कि ये कभी भी कभी जरूरत पड़ जाए तो एट दैट टाइम वो काम सही करें। वन डे द फायर प्रोटेक्शन कंपनी फेल्स टू परफॉर्म द शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन व्हिच वायलेट्स योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। एक दिन इंस्पेक्शन टीम ने, प्रोटेक्शन कंपनी ने इंस्पेक्शन करनी थी उन इक्विपमेंट्स की, वो नहीं की, नहीं हो सकी। तो उसकी अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, उसी दिन ही जिस दिन उन्होंने चेक नहीं किया उसी दिन ही वो आग लग जाती है उसके अंदर। द फायर कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स एंड बुक शेल्फ्स। अब जब आग लगी है एक किताब घर के अंदर तो ऑटोमेटिकली किताब भी जलेंगे, बुक शेल्फ भी जलेंगे। स्मोक एंड वाटर डैमेज टू द स्टोर इंटीरियर, मतलब धुआं भी आ गया, पानी भी आ गया स्टोर के अंदर, जो भी वो बुक। द नीड फॉर इमीडिएट रिपेयर्स एंड क्लीन अप। अब ये चीजें जो थी ना, ये क्या है, डायरेक्ट लॉस है उस बुक शेल्फ का, मतलब जो बुक स्टोरर है या बुक जो बंदे का जिनका शॉप है ये। इन दिस केस द डैमेज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द फायर इज अ डायरेक्ट लॉस। इट वाज द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फायर इटसेल्फ। You can reasonably foresee that a fire may lead to these type of damages, which why fire insurance typically covers them. मैडम समझ में आ रही है बात? साहब समझ में आई है ना? ये तो पूछें। डायरेक्ट लॉस वो चीज होती है जनाब जिसमें ऐसी कोई चीज हो, दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इस तरह की कोई चीज हो जाए जिसकी वजह से नुकसान हो किसी एक पार्टी का या दोनों पार्टीज को, तो वो सामने हो, ऑब्वियसली फोरसीन हो दोनों पार्टीज को। ऐसे नुकसान को, इस तरह की चीज को आप बोलते हो डायरेक्ट लॉस बोलते हो। ठीक है ना? आगे चलें। अब बताएं इनडायरेक्ट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। Definition of indirect or consequential loss. Indirect or consequential loss refers to any type of damage or loss resulting from a contract breach. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो कोई भी नुकसान जो हो, मतलब कि किसी एक की वायलेशन की वजह से जिसको नुकसान हो, तो उसमें अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस होता है वो किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम These losses are not directly linked to the breach and were unlikely to be anticipated when the contract was formed. जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एट दैट टाइम नहीं पता होता पार्टीज को कि ये कोई नुकसान होगा या इस इनडायरेक्ट चीज भी कोई सामने आएगी। These are losses that are not immediately apparent. जिस तरह आग लगती है, पता चलता है आग लगने से ये नुकसान हो गया। देखें दो चीजें हैं, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस में ये होती है कोई चीज के होने से, ठीक है ना, उस सामने जो नुकसान हो रहा हो ना, जलजला आ गया, आपकी गाड़ी उसके अंदर क्रैश हो गई, गाड़ी उसके अंदर दब गई, तो अब ऑब्वियस सी बात है सामने पता चल रहा है गाड़ी गई तो मतलब कि इनडायरेक्ट नुकसान, डायरेक्ट नुकसान हुआ है।
आग लगी, आग लगने से बहुत सारी चीजें भी आपकी जलती हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि नजर आ रही हों वो डायरेक्ट के अंदर आती हैं, जो नजर नहीं आ रही, ठीक है ना, ब्रीच की वजह से, वायोलेशन की वजह से डैमेज हो रहा है, तो वो जो चीजें होती हैं वो इनडायरेक्ट लॉस होता है। अब इनडायरेक्ट लॉस जिस तरह ये पढ़ा था हमने, अब इसको टू रिकवर इनडायरेक्ट लॉसेज इट यूजुअली रिक्वायर्स द डिफॉल्टिंग पार्टी टू हैव हैड स्पेशल नॉलेज ऑफ द पोटेंशियल फॉर सच लॉसेज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर ऑफन लेस फॉरसीएबल। अब वो कह रहा है कि इनडायरेक्ट जो लॉस होते हैं, इनडायरेक्ट जो नुकसान होता है जो नजर नहीं आ रहा होता, तो जो पार्टी है उसको उस चीज की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर स्पेशली लिखवाते हैं या लिखवाए कि अगर इस तरह चीज हुई तो ये आपने, यू हैव टू बी द लाइबल ऑफ दैट डैमेज या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Purpose of exclusion clauses. Exclusion clauses are contractual provisions designed to limit a party's liability for these unexpected and remotely connected losses. The aim to prevent parties from facing excessive and unforeseeable financial consequences due to contract breach. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना कुछ एक्सक्लूजन क्लॉजेज होती हैं, मतलब कि जो बिल्कुल वो ना हो। अब वो कह रहा है कि इस तरह की क्यों होती हैं, उसकी मेन वजूहत ये होती है कि पार्टीज, दोनों पार्टीज को बचाना होता है कि भाई नहीं पता ना कि इसके कल को इनडायरेक्ट नुकसान क्या है। फॉर एग्जांपल कल अबू बकर और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अबू बकर को मैं कहता हूँ आपने इस टाइम पे आना है, अबू बकर नहीं आता। अब अबू बकर को कहूँ कि आपके ना आने से मेरा ये टाइम कीमती था, मैंने कहीं और देना था, तो उस मीटिंग में मैंने नहीं पहुंच सका, तो मेरा इनडायरेक्ट नुकसान बहुत हो गया है। अब ना वो अबू बकर के जहन में था ना मेरे उस तरह। कहने का मुराद इस तरह की या तो चीजें आप पहले स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दो, टर्म्स के अंदर नहीं लिखते तो एक्सक्लूजन क्लॉजेज होती हैं जिसमें दोनों पार्टीज को इस तरह की चीजों से बचाया जाता है। आगे illustration. Imagine you are a small bakery owner. You have signed a contract with supplier to deliver flour to your bakery every week. Flour का पता है, आटा। The contract specifies that if the supplier fails to deliver the flour on time, they will be responsible for any losses you incur. एक बेकरी ऑनर होता है, वो एक सप्लायर को कहता है कि आपने मुझे फ्लोर टू बेकरी एवरी, हर हफ्ते उसने फ्लोर आटा सप्लाई करना होता है। अगर आप फेल हो गए टाइम पे आटा पहुंचाने के, तो आप कोई भी नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार आप होंगे। वन डे द सप्लायर्स डिलीवरी ट्रक ब्रेक्स डाउन causing a delay in flour delivery. As a result, you can't bake your famous pastries and you lose some of your regular customers. एक बेकरी है, उधर कुछ कस्टमर्स डेली बेसिस पे आते हैं वो स्पेसिफिक पेस्ट्री खाने, क्योंकि उसकी वो ये तहजीब बेकरी है, फॉर एग्जांपल तहजीब की पेस्ट्री अच्छी होती है, तो अब उस दिन तहजीब को आटा नहीं मिला, डिलीवरी नहीं हुई आटे की, तो वो बना नहीं सके। तो जिसकी बुनियाद पे अब आप बताएं कि डायरेक्ट लॉस क्या है, इनडायरेक्ट लॉस क्या है, मुझे आप बताइए। ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अब वो कह रहा है कि इस सिनेरियो में डायरेक्ट नुकसान क्या है। इन दिस सिनेरियो द कॉस्ट ऑफ द अनडिलीवर्ड फ्लोर व्हिच यू हैड टू परचेज एल्सवेयर। ठीक है, इनडायरेक्ट लॉस पे हम आते हैं। द लॉस्ट आउटकम्स, द लॉस्ट कस्टमर्स एंड रेवेन्यू बिकॉज यू कुडंट बेक योर पेस्ट्रीज ड्यू टू द डिलेड फ्लोर डिलीवरी। अब वो एक तो उसके कस्टमर्स चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि आटा नहीं आया तो पेस्ट्री नहीं बनी, तो इनडायरेक्ट लॉस हो गया ना एक किस्म का। द इनडायरेक्ट लॉस, लॉस्ट आउटकम्स, लॉस्ट कस्टमर्स एंड रेवेन्यू is considered consequential because it is not the immediate or direct result of the contract breach, delayed flour delivery. While you can claim the direct loss cost of replacement flour as per the contract, the indirect or consequential loss
might be subject to limitations or exclusion in the contract depending on the its terms. समझ में आ गई अबू बकर? मैडम समझ में आ गई क्या चीजें थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? यस एग्जैक्टली जी इनडायरेक्ट लॉस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होता और उसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं होती इसमें, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस लॉस माइट बी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन और एक्सक्लूजन इन द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स टर्म्स। मैं बताता हूँ, हमने पिछली स्लाइड्स में एक बात पढ़ी थी कि जो पोटेंशियल वो जो होता है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पार्टीज को जिसको नॉलेज हो कि अगर ये चीज ना होने से मुझे ये भी नुकसान होता है। आप प्रीवियस स्लाइड खोलें एक मिनट, वो लिखा हो दीज आर लॉसेज दैट आर नॉट इमीडिएट टू अपेरेंट, ठीक है ना। अब इसके लिए वो क्या कह रहा है, टू रिकवर इनडायरेक्ट लॉसेज इट यूजुअली रिक्वायर्स द डिफॉल्टिंग पार्टी to have had special knowledge of the potential for such losses at the time of contract. These are often less foreseeable. इनडायरेक्ट लॉस जो होते हैं ना वो नजर उस तरह नहीं आ रहे होते, ना ही पार्टीज को उस तरह ध्यान में होता है कि ये फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है ना। अब होता ये, वो कह रहे हैं कि दो पार्टी या तो टर्म्स के अंदर स्पेसिफिकली लिख दें, उनको नॉलेज हो इस चीज का कि ये कल को ये चीज हो सकती है। डू गेट इट नाउ? उसको नॉलेज उस चीज का होना चाहिए, वो ऑलरेडी उस टर्म्स के अंदर वो कर लें। तो ये आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस है। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ टू रिकवर, कोई पढ़ेगा? हाउ टू रिकवर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, पर्पस ऑफ बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस is like a safety net for business when unexpected events like natural disasters or accidents force a business to shut down temporarily. They might lose a lot of money. Business interruption insurance is designed to compensate for the loss of income. नहीं, इसमें वो कह रहा है कि हम रिकवर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को किस तरह कर सकते हैं। अब उसमें पहली बात उसने बताई है पर्पस क्या होता है बिजनेस इंटरप्रिटेशन इंश्योरेंस का। इट्स लाइकली ए सेफ्टी नेट फॉर बिजनेसेस व्हेन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स force a business to shut down temporarily, might lose a lot of money. Business interruption insurance is designed to compensate for his loss of income. अब जो पार्टीज होती हैं, अब उनको तो नहीं पता ना ये नेचुरल इस तरह का डिजास्टर आ गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की कोई चीज हो गई, तो उसको मतलब हम जो कहते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस गाड़ी की, इंश्योरेंस इंसान की, इस तरह वो कह रहा है कि यार बिजनेसेस को टू सेव करने के लिए टेम्पररी जो नुकसान होता है ना, ठीक है ना, उसकी इंश्योरेंस इस तरह वो कर लेते हैं कि भाई दोनों पार्टीज को कंपनसेट किया जाए, किसी न किसी तरह किसी को नुकसान ना हो। कवरेज फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस समझ रहे हैं ना बात, कि ये पार्टीज को इंश्योर कर रहा है, दोनों पार्टीज को, कि उसकी किस तरह कम हो सकती है या वो रिकवर कर सकता है अपने नुकसानात को। इंश्योरेंस हम जिस तरह अपने कुछ पैसे देते हैं किसी कंपनी को कि भाई हमारी हेल्थ की इंश्योरेंस है, हमें जब भी नुकसान होता है तो वो कुछ उनको फायदा होता है, कुछ हमें होता है। समझ रहे हैं, ये इंश्योरेंस वाली इस तरह बात की जा रही है कि पार्टीज को रिकवर करवाया जाए उस नुकसान से, उस इनडायरेक्ट लॉस से। This type of insurance covers what's known as construction losses. These are the losses a business faces because they can't operate even if their physical property or equipment is damaged. For example, if a bakery or breaks down and they can't bake and sell their goods, they will suffer construction losses. अब समझ रहे हैं मतलब कि अगर किसी बेकरी के अंदर जो है ओवन है, वो मेन चीज होती है जिसमें वो चीजें बनाते हैं, वो टूट जाए, वो खराब हो जाए, तो जिसकी बुनियाद से वो कुछ बेक नहीं कर सकते, कुछ पका नहीं सकते, तो कोई चीज गुड्स की सेल एंड परचेज नहीं हो रही,
तो उससे एक किस्म का इनडायरेक्ट लॉस तो हो रहा है ना, वो बंद हो गई तो इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है। तो उनको देखना होगा डायरेक्ट लॉस start and end after that. Business interruption insurance usually is right when the problems happen. Like when the fire breaks out or food occurs, it continues to provide financial support until the business can get back to its normal operations. This could include the time it takes to repair the damage, replace equipment, or even find a new location. In essence, this insurance helps businesses stay afloat during tough times, making sure they can pay their bills and employees while they get back on their feet after unexpected disruptions. Basically, किसी भी बड़े नुकसान, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज इस तरह की होती है कि भाई दोनों पार्टीज को बचाया जाए किसी बड़े नुकसान से। एक चीज, दूसरी चीज वो बता रहा है जिस तरह पर्पस क्या होता है, कवरेज किस तरह होती है स्टार्ट से एंड तक। अगर कोई नुकसान हुआ है स्टार्ट में, कोई फायर हुई है फॉर एग्जांपल, तो अब उस चीज को नॉर्मल होने होने तक वो टाइम लगता है, रिपेयर करने तक, उसको डैमेज मुकम्मल करने तक, उन चीजों को नई लोकेशन नई मामला करने तक टाइम लगता है। तो वो बेसिकली बात ये कर रहा है कि उनको जो है ना इनडायरेक्ट लॉस के अंदर कुछ इस तरह की पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंस दोनों पार्टीज के लिए होती हैं कि भाई आपको कितना भी बड़ा नुकसान हो या दोनों पार्टीज इक्वली उस चीज को कंपनसेट किया जाएगा, दोनों पार्टीज के ऊपर उस तरह नहीं पड़ता वो। Damages definition. Damages refer to a form of compensation that the party receives on the contract provides to the injured party due to a contract violation resulting in loss or harm. Kinds of damages: substantial damages, nominal damages, incidental damages, punitive damages, liquidated, unliquidated, and compensation damages were discussed in the last one. अच्छा, अब ये क्या करें, नुकसान। अब नुकसान हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले, डैमेजेस क्या होते हैं। अब इन काइंड्स को हम थोड़ा अलग से एक दफा फिर उस लास्ट हमारे उसमें था कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस हमने अभी पढ़े हैं कि किस तरह के होते हैं। नॉमिनल जो बिल्कुल मिनिमल लेवल पे होते हैं। इंसिडेंटल डैमेजेस क्या होते हैं, पेनेटिव डैमेजेस क्या होते हैं, एक एक को आए पढ़ते हैं। Consequential damage definition. Consequential damage compensates a non-breaching party for harm resulting from a breach, even if the harm party didn't take any specific action to cause the damages. Consequential damages are additional damages that occur because of contract breach, going beyond direct losses, also known as special damages. Foreseeing the requirement for consequential damages to be claimed, they must have been reasonably foreseeable when the contract was made. Even they were too unpredictable, they might not be predictable. अब हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो इनडायरेक्ट लॉस होते हैं ना, वो डायरेक्ट फोर्सिएबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो या तो दोनों पार्टीज को स्पेशल नॉलेज हो उस चीज का, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दें कि अगर इस तरह की कोई चीज हुई तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। अब इसमें वो कह रहा है द मस्ट हैव बीन रीजनेबल फोर्सिएबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस की कोई पार्टी बताए कि ये भी नुकसान हो सकता है। इफ दे वर टू अनप्रेडिक्टेबल दे माइट नॉट बी अनरिकवरेबल। मतलब अगर उसने इस तरह प्रेडिक्ट किया ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेडिक्शन होती है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रेडिक्ट करते हो कि ये चीज अगर हुई तो ये हुआ होगा, तो उसमें अगर वो प्रेडिक्टेबिलिटी सही नहीं आती तो वो आपको उस तरह रिकवरेबल नहीं होगा वो उस तरह चीज। Illustration. Imagine you own a bakery and you have a contract with the supplier to make the best coffee every morning. You plan to use this coffee to make your famous coffee pots, which are being made with your customers. Now let's say your supplier fails to deliver this coffee as agreed, and you can't take the charge for a week. As a result, you lost the income you would have earned from selling this coffee pots during that week. Some of your regular customers disappointed by the absence of their favorite treat decide to try a new bakery down the street. In this scenario, the direct loss is the money you paid for the undelivered coffees. The consequential damages are the income you lost from
not being able to sell your extraordinary parts and potential long-term loss of customers. So, consequential damages in this case go beyond the immediate recovery cost and include the ripple effects on your daily income and customer base due to supply and breach of contract. समझ में आई है इलस्ट्रेशन की मैडम? ओरिएंटर जो कस्टमर चले जाते हैं ना, उसको तो नहीं पता ना कि मेरी चीज सप्लाई करने से ना करने से इसको कितना नुकसान हो रहा है। तो जो बैक साइड वाली जो चीज है, जो फोर्सिएबल नहीं है, वाजह नहीं है, वो कस्टमर उस चीज को, वो उस तरह चीज नहीं मिलती, ना मिलने से ना छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली किस्म का इनडायरेक्ट लॉस हो गया। डायरेक्ट लॉस वो हुआ कि उसके वो जो पैसों का हुआ, स्ट्रॉबेरी का हुआ, जो उस बंदे के साथ होता है। Nominal damages. Nominal damages are given when someone breaks the contract but the other person doesn't actually lose money or get harmed. These damages are tiny and show that the contract was broken, even if no real harm happened, no real loss. Nominal damages are used when the person who didn't break the contract didn't really lost anything or can't prove the symbolic. They are like a small symbolic payment not meant to cover any losses. But then they say they broke the contract even though it didn't hurt as much. हम पढ़ रहे हैं कि ये डैमेजेस किस किस तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, डायरेक्ट डैमेजेस आ गए, इनडायरेक्ट डैमेजेस आ गए। अब नॉमिनल डैमेजेस का मतलब है कि इस तरह के नुकसान जो पता भी हैं, लेकिन हमें, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसकी उतनी, मतलब कि आप समझ लें कि इंटेंसिटी नहीं है। अब अबू बकर को कहूँ कि अबू बकर आपने 10 बजे गाड़ी लेके आनी थी इधर, मैंने आपको 10 बजे पैसे देने थे। अबू बकर 10:10 पर पहुंचता है। हम अमूमन, आपको पता है, कह भी देते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, कह के अपनी कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम कह भी देते हैं, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो जिस तरह ये कह रहा है यू ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो इट डिडंट हर्ट सो मच। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसने इतना नुकसान ना आपको दिया। नॉमिनल का मतलब होता है साथ बच्चे के जो बिल्कुल मिनिमल, जो बिल्कुल इतना नुकसान ना होने के बराबर भी कह लें, अगर हुआ भी है ना तो उसका उतना नुकसान नहीं है, उसकी उतनी हैसियत नहीं, उतनी इंटेंसिटी नहीं है कि पार्टीज को वो कर ले। Imagine you have ordered a special to online and the seller promised to deliver to your doorstep by a certain day. However, they fail to do so and the food arrives a week later and late. In this scenario, the direct loss is the inconvenience of receiving the food late. Second one, there are no significant financial losses or harm suffered. Here is how nominal damages apply. Since you didn't experience any substantial financial loss or harm, you are entitled to nominal damages. Nominal damages are usually a small amount of money, often just to be denied at a rate of contract. In this case, nominal damages might be symbolic $5 or a similarly minimal amount. They signify that the seller breached the contract even though your actual losses were minimal. So, nominal damages serve as a legal acknowledgement of breach when there is no substantial financial loss or when such loss is challenging to do. अब वो बात कर रहा है नॉमिनल डैमेजेस की। साथ बच्चे जो है ना, कि आपने एक ऑनलाइन किताब मंगवाया, वो ऑनलाइन किताब एक हफ्ते में पहुंचना था, वो एक थोड़ा लेट हो जाता है एक हफ्ते से, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको पहुंच जाता है, आपको मिल जाता है। अब डायरेक्ट लॉस तो ये हुआ कि आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई है रिसीव करने में। जो एक हफ्ते में मिलना था वो आपने एक हफ्ता थोड़ा वेट किया है, लेकिन क्या उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है? नहीं हुआ ना। क्या इसका कोई ऐसा नुकसान जो आपको हार्म किया हो, कोई नहीं हुआ ना। तो वो बिल्कुल मिनिमल होता है, नॉमिनल होता है इस तरह की चीज, ठीक है ना।
असल में वो का ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं प्रीवियस में, मैं बिल्कुल मैं वो मिनिमाइज करके बता रहा हूँ। Instant definition is that incidental damages are like extra costs you have to pay because someone broke a contract. These costs are what you spend trying to make up for the harm caused by the contract breach. Extra costs. Incidental damages are the extra money you have to spend because of the contract breach. Minimizing loss. You spend this money to try and make the loss from the breach smaller. Example, let's say you hired a supplier to deliver goods, but they didn't. To minimize your loss, you have to find another supplier quickly. You might have to pay extra for faster shipping or special fees to get those goods in time. These extra costs are your incidental damages. इसमें इंसिडेंटल डैमेज में सात बचे इस तरह की बात कर रहा है कि जहां आप दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस एक पार्टी कोई वायलेशन करती है, उस वायलेशन देखें ब्रीच तो हो गया, ब्रीच करने के बाद क्या आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी है उस चीज के ऊपर? अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट की है, अगर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है उस चीज के ऊपर अगेन, तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल डैमेज में आता है। तो वो नीचे उसने बात किया, let's say you hired a supplier to deliver goods, but that didn't. To minimize your loss, you had to find another supplier quickly. You might have to pay extra for faster shipping or special fees to get those goods in time. These extra costs are for your accidental damages. मतलब कि अगर एक बंदा आपको अचानक एट द टाइम छोड़ जाए, आप उसकी बजाय किसी और को एट दैट टाइम रखेंगे, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है आपको इंसिडेंटल डैमेज होता है। ठीक है, Quality damages. Definition. Quality damages are like a civil slap on the fist. They are not about compensating someone, they are about punishing a wrongdoer for very bad behavior in the last of where criminal penalties don't apply. Punishing bad behavior. Punitive damages are meant to punish a defendant for acting very badly, like being mean or reckless on purpose. That means they are also supposed to make sure others don't act in the same way in the future. It's like saying, hey, don't do this again. Not for contract. Usually in contract law, we don't use punitive damages because contracts are about making things right, not punishing. But there is a rare exception when a contract breach is so bad it's like a crime. Charge. In those cases, punitive damages can be awarded. No set amount. There is no fixed amount for punitive damages. The judge or jury decides how much is enough to punish and prevent the bad behavior. Example, let's say someone not only breaks a contract but also does something very terrible like rapidly reduce someone's reputation. In this case, punitive damages might be awarded to punish and discourage that behavior. But how much gets awarded is up to the jury, judge or jury. पेनेटिव डैमेजेस बेसिकली इस तरह होती नहीं है, ना ही दी जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, लेकिन समहाउ वो कह रहा है कि इस तरह की चीज कोई आप कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर आपको पता नहीं, ये जो टॉर्ट्स लॉ के अंदर आप किसी को थप्पड़ मार दें, क्या वो कंपनसेट क्या करेगा, आपका क्या नुकसान हुआ है, तो उसकी पनिशमेंट हो सकती है, पेनेटिव पनिशमेंट से निकला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई इस तरह की कोई बंदा आपकी डिफेमेशन करता है, आपकी आपकी जात को नुकसान पहुंचाता है, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें आप कंपनसेशन ये नहीं लेंगे कि भाई मुझे आप कंपनसेट करें, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है। वो फिर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट कंपनसेट थ्रू पेनेटिव डैमेजेस करवाती है, उसको सजा देती है कि भाई आपने रॉन्ग डूइंग की है, आपने गलत किया है, आपका बिहेवियर गलत था, अपने लॉ की चीजें आपकी थोड़ी इसके अंदर इंटेंट या चीज एक तो क्रिमिनल था, फॉर एग्जाम्पल डेली जानबूझ के मेलाफ आइडिया आ जाता है ना, तो वो जो चीज है ना वो आपको पेनेटिव डैमेजेस की तरफ ले जाती है। Limitation from recovery of damages, PCC. When you pay the damages, money you get in the lawsuit because of the contract problem, there are three important rules to remember. A party can recover damages only for those losses that we can prove with a reasonable certainty. You can only get money for losses you can prove for sure. If it's just a wild guess, you can't claim it. For instance, if a publishing company breaks a contract to publish a book, the author can claim lost royalties unless they can prove exactly how much money they would have made.
A breaching party is responsible for पहली paying अब वो लिमिटेशन सॉरी बात काट रहा हूँ, ये वो कह रहा था कि रिकवरी किस तरह डैमेजेस की करवा सकते हो, तो कुछ की प्रिंसिपल्स हैं तो वो करने जरूरी होते हैं। ए पार्टी कैन रिकवर डैमेजेस ओनली फॉर दोज लॉसेस दैट कैन प्रूव विद रीजनेबल सर्टेनिटी। अब जिस पार्टी का नुकसान हुआ है तो वो ही और शी हैज टू प्रूव हिम और हर सेल्फ कि भाई ये चीज हमारा नुकसान हुआ है। जिस तरह किसी पार्टी का नुकसान होता है तो वो कोई रीजंस के साथ कुछ 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 बात के साथ जाता है ना कोर्ट में, तो बताता है, ये खुद प्रूव करता है कि भाई मेरा ये मामला, ये नुकसान हुआ है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है बताएं अबू का a नीचे। breaching party is responsible for paying only those losses that were foreseeable to them at the time of the contract. The person who broke the contract and once messed up is only responsible for losses they could see coming when they made the deal. If they couldn't have known about the problem, they don't have to pay for it. For example, if a company is leaving car parts, till now the car factory was about to shut down, they might not have to pay for the factory losses. अब वो दूसरी बात वो कर रहा है कि जो ब्रीचिंग पार्टी होती है वो चले रिस्पॉन्सिबल होती है पैसों के लिए, वो कह रहा है वो अपने हद तक, मतलब कि वो कह रहा है कि पहली बात आ गई, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है वो पार्टी खुद ही प्रूव करेगी कि भाई मेरा ये नुकसान हुआ, ये रीजन है। दूसरी बात में वो कह रहा है कि ब्रीचिंग पार्टी इज रेस्पॉन्सिबल, जो बंदा नुकसान कर रहा है वो रेस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए ओनली दोज लॉसेस दैट वर फॉरसीएबल टू देम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब कि फॉरसीएबल का हमने जिस तरह पढ़ा था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब दोनों पार्टीज उस चीज को वो करें कि भाई अगर ये चीज नुकसान होगा तो यू विल बी द लायबल। अब वो फॉरसीन है, पता चल रहा है, उस चीज के लिए वो ब्रीचिंग पार्टी लायबल होगी। चलो हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो हम उसको Injured by the breach of the contract have the duty to mitigate, avoid or minimize damages. If you are the one who got hurt because of the contract breach, you have to do your best to make the situation better. You can't just sit back and let the loss pile up. For instance, if you got unfairly fired from a job, you can ask for the wages you would have earned until the end of your contract, but you also have to look for a new job to reduce the losses. In simple words, when you are in a contract dispute and want money for the harm you suffered, remember these rules. You need to prove the harm. It should have been something the other person would have seen coming, and you can't just sit around and let the problem get worse. You have to try to make it better. वो कह रहा है कि जब भी एक पार्टी का नुकसान होता है तो जो इंजर्ड पार्टी होती है प्लेंटिफ, पहली तो ये है कि वो एटलीस्ट उतना, हम जैसे हमने बात की थी ना कि उतना बताए जितना उसका वो हुआ है, या उसको उतना मिनिमाइज करके जितना बता सकता है कि नुकसान हुआ है तो वो उसको उतना ही रिकवर करवाए, बजाय वो उसको एक्स्ट्रा चीज में जाए, बजाय वो दूसरी पार्टी के ऊपर एक्स्ट्रा क्लेम्स करे। तो बजाय आप एक काम करें, जितना आपका नुकसान हुआ है आप उतना करें और आप उसको एटलीस्ट मिटिगेट का मतलब कि मिनिमाइज करें, बाकी चीज से अवॉइड करें। जिस तरह हम कहते हैं ना कि नुकसान 1 लाख का हुआ, हम सूट 10 लाख का करवाते हैं, तो 9 लाख एक्स्ट्रा है एक किस्म का। या तो आप पूरी उस चीज पे हैं या तो आप मिटिगेट करें, उस पार्टी से वो करें, वो कहते हैं नेगोशिएशन की बात करें ताकि वो भी देने को आमादा हो।